पिछले क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा शॉर्ट में थोड़ा सा समझें। शॉर्ट में ध्यान से अच्छी तरह हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है 2 क्लासों में। उसी में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलर एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगेगा और प्रोडक्ट है तो प्लस साइन लगेगा। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल में आता है। इसके रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल में आता है। हमने आपको समझा रखा है रिएक्शन को बैलेंस करने के। ये दोनों रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, और ये अगर प्रोडक्ट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल। इनसे हमने 2 न्यूमेरिकल भी इन टेक्स्ट का कर चुके। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate is directly proportional to molar concentration of reactant only, not product, जिसे हम एक्टिव मास भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है? तो कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, और ये जो कोएफिशिएंट है इनमें जो चेंजेबल है। चेंजेबल क्या है मुझे पता नहीं। किसी भी रिएक्शन को देखकर चेंज इन कंसंट्रेशन हम कभी नहीं बता सकते, इसलिए उनके जगह पर अल्फा और बीटा लेते। ये कोएफिशिएंट है 1 और 3। इनमें कितने कंसंट्रेशन चेंज होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए हम अल्फा और बीटा लेते हैं। ये अल्फा बीटा इनके बराबर हो भी सकता है और इनके बराबर नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं। इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये पावर में जा भी सकता है, ये पावर में नहीं भी जा सकता। हो सकता है ये 3 कोएफिशिएंट है लेकिन कंसंट्रेशन 2 ही का चेंज हो सकता है ये 1 है यहाँ हाफ ही हुआ। तो अल्फा और बीटा क्या है? मे और मे नॉट बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। हम रिएक्शन देखकर नहीं बता सकते, और इन्हीं के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज एक्सपेरिमेंटली नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन को देखकर हम कभी नहीं बता सकते। इक्वेशन को देखकर मॉलिक्यूलरिटी बताया जाता है, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी 1 + 3 इज द मॉलिक्यूलरिटी। हमने माना है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 होता है, रेयर केस में 4। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ये हमारा थियोरेटिकल है, और ये हमारा नंबर ऑफ स्टोइचियोमेट्री, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि स्पीशीज होते हैं इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन। हमने इतना ही अभी तक पढ़ा। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों का आंसर सेम आएगा। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ कांस्टेंट के रिस्पेक्ट, और जो पावर होगा वो ऑर्डर होगा। रिएक्शन को देखकर आप पावर कभी नहीं बता सकते, वो गिवन होता, और इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इक्वेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी, और इस पूरे को कहा जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी रेट लॉ। इसे हम रेट लॉ भी कह सकते हैं। यानी हमारा अगला टॉपिक जो है रेट लॉ, यानी हम सिंपल इसे डिफाइन कर रहे हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन। इट इज द एक्सप्रेशन, ध्यान देना एक लाइन में, इट इज द
expression in which reaction rate is given। हम इसी के बारे में लिख रहे हैं, आप इसको मिलाकर ये सेंटेंस देखना, हम इसे देखकर ये लिख रहे हैं। मैक्सिमम, किसी ने पूछा मैक्सिमम मोलैरिटी इसलिए 3 होता है कि साइमल्टेनियसली की बात होती है। साइमल्टेनियसली 3 से ज्यादा पार्टिकल आपस में टकरा नहीं सकता, उससे पहले प्रोडक्ट बन जाता, इसलिए किसी की मोलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हम रेट लॉ इसी को देखकर लिख रहे हैं, आप इसको और ये सेंटेंस को मिलाकर पढ़ना। तो हम इसी को देखकर लिख रहे हैं, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reactant with each term raised to the power which may or may not be same as a stoichiometric coefficient of reacting species तो हमने इसी को देखकर ये लिखा, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to the power which may or may not be same as a stoichiometry। ये इनके बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन और दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस पूरे को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं या रेट लॉ भी कहते हैं। हमने पहले ये देखने को बोला, आप लोग बीच में सवाल पूछने लगे। हमने पहले ये देखने को कि व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कहना रेट लॉ समझ आया, आ गया, अच्छी बात। अब जिसे जो भी प्रॉब्लम है ऊपर में वो भी मुझे बता दो। हमने यहाँ से क्लास शुरू की, हमने सब कुछ पिछले क्लास का अभी 2 मिनट में समझाया है, फिर आगे बढ़े। ये हमने सबसे पहले पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी सी बात आओ। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी के अंदर में हमने पिछले क्लास में लिखवाया साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करता है एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन। एक साथ 2 क्वेश्चन पूछा गया, अभी कोई कुछ मत पूछो, नहीं तो हम केवल क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाएंगे। किसी ने पूछा 3 से ज्यादा क्यों नहीं, अभी कुछ मत पूछना। साइमल्टेनियसली 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं हो सकता है, क्यों? उसके कोलिजन से पहले प्रोडक्ट बन जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, किसी ने पूछा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द actual change in concentration of reactant during reaction। कोई दिक्कत?
अब इनसे रिलेटेड आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं डिस्कस करते हैं जिसमें आप परेशान न हो। ध्यान देना अच्छी तरह से सारे लोग। एक्सरसाइज का 4.1 का पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। 3NO, अभी कुछ पूछना मत, पहले क्वेश्चन देखा जाता है, समझा जाता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। 3NO gives N2O, ये इक्वेशन है और इसका रेट गिवन है। गिवन है के NO का पावर 2। अब देखो इस इक्वेशन का रेट गिवन है, ये कोफिशिएंट तो नहीं है, ये इसके बराबर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन ये है। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2। एक बार फिर से ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान देना। H2O2 प्लस 3I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स H2O। ऐसे ही पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि जब कोफिशिएंट तो कैसे हुआ, जो पावर है वही तो ऑर्डर है। इतने देर से तो वही बता रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? 20 बार हमने कहा कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। ये बात तो अब तक बच्चे भी समझ जाए। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में जो पावर है उसी को ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पावर कितना है? पावर कितना है तो ऑर्डर 2 है। वेरी सिंपल। अब इस रिएक्शन में यहाँ ध्यान दो, प्लस I3 नेगेटिव, इसका रेट दे रखा है के H2O2 और I नेगेटिव, बस इतना ही दे रखा है। तो ये तो वैसे ही प्रूफ हो गया कि पूरा रिएक्टेंट इसमें नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स है। इसका पावर कितना है? 2, तो इसका भी ऑर्डर 2 होगी। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बता चुके हैं, मॉलिक्यूलरिटी तो हम बता ही नहीं सकते। मॉलिक्यूलरिटी हम बता ही नहीं सकते। कोई दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलना। तो इसी तरह के सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा। अब जरा सा एक थोड़ा सा अलग से पूछते, बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ा सा अलग से पूछ। 4.6 एक्सरसाइज का ही, ध्यान देना। तो रुक जाना। और ये चलो 4.9 लेते हैं, 6 से थोड़ा अच्छा है। 4.9 इसमें और क्लियरिटी आएगी। A reaction is first order 4.1 का 4 भी ले लेंगे, अभी आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ये स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दूसरा, हाउ इज रेट अफेक्टेड on increasing concentration of B 3 times। और तीसरा, both concentration of A and B
डबल्ड। क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना। तभी अभी किसी ने कहा 4.1 का 4 क्यों पूछ रहे हैं? बड़ा तो आसान है। 4.1 का जो 4 है उसमें रेट दे रखा है के C2H5Cl, तो ऑर्डर हो गया 1। अच्छा 4.2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी आएंगे। अब जरा सब लोग इस पर नजर डालो तभी समझ आएगा। ध्यान देना अच्छी तरह। आंसर में सबसे पहले एक रिएक्शन है जिसमें ए फर्स्ट ऑर्डर है और बी हमारा सेकेंड ऑर्डर। एक रिएक्शन है, ए फर्स्ट ऑर्डर है, बी सेकेंड ऑर्डर है। हमने रिएक्शन लिख लिया, कोई दिक्कत? बच्चा पूछ सकता है सर आपने यहाँ 2 क्यों लिया? क्योंकि हमने आपसे कह रखा है आपकी मर्जी, तुम लो या मत लो। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने अपनी मर्जी से एक रिएक्शन लिया है जिसमें ए और बी, सही है। पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो गया? -dA/dt -1/2 dB/dt। जिन्हें ना समझ में आए तुरंत कहना सर मुझे नहीं समझ आया। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो पहले रेट तो लिख लें। रेट इक्वल्स टू के ए का पावर 1 और बी का पावर 2। अरे नहीं बालक, इसे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। हम दो तरह का रेट पढ़े हैं, एक रेट ये और एक रेट ये, जिसमें d/dt होता उसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। हम ना जाने ये चीज आपको कितनी बार लिखे कि रेट दो तरीके से लिखते हैं, एक चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम और एक लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। यकीन करो ये बात बोले हुए मुझे 20 बार हो गई। अब तो दिमाग में बिठा लो कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम और एक लॉ ऑफ मास। मेरे क्लास का कम से कम रजिस्टर, रिकॉर्डिंग या क्लास में भी ध्यान से पढ़िए। इसी को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं, जहां d/dt लिखा जाता है। फिर कहता है हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन इन में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का फॉर्मूला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बाबू, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दूसरे में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का। हाँ, क्योंकि आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लेंगे तो फिर आप टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ तो टाइम है, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ सिर्फ कंसंट्रेशन है। उसने सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज करने का, इसलिए हमें ये लेना होगा। ठीक, उसने कहा बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दो, तो के है, ए है और यहाँ 3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के, ध्यान देना, सॉरी 9 के ए और बी का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में 9 का, तो इट बिकम्स 9 टाइम्स, इट बिकम्स 9 टाइम्स, इट बिकम्स 9 टाइम्स।
और तीसरे पार्ट में आपसे कहा कि जब दोनों का डबल कर दें तो रेट क्या हो जाएगा के 2a और 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 के a और b का स्क्वायर। तो इट बिकम्स 2 2 जा 4 और 2 जा 8। दिक्कत हो तुरंत बोलना। तो इट बिकम्स 8 टाइम्स। जिसे कंफ्यूजन है, अब भी किसी बच्चे को एक बात का कंफ्यूजन है, हमने कितनी बार कहा हमारी बात सुनो ध्यान से। उनके लिए नहीं जिन्हें दिक्कत है, ध्यान देना। कुछ लोग को अब भी दिक्कत है कि a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को दो तरीके से लिखते हैं। एक हो गया डिफरेंशियल रेट यानी कि -1/a dA/dt, या फिर -1/b dB/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और ये रेसिप्रोकल में। और दूसरा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इक्वल्स टू के ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये डिफरेंशियल रेट है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद से सेलेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पहले में बोला डिफरेंशियल, तो हमने डिफरेंशियल ले लिया। उसने कहा कि ए हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, 1 ले लिए, बी हमारा सेकंड ऑर्डर है, हमने 2 ले लिया। क्वेश्चन में बोला तो ए फर्स्ट ऑर्डर है तो इसलिए ए का पावर हमने 1 ले लिया और बी का पावर 2 ले लिया, क्योंकि उसने कहा कि बी हमारा सेकंड है और ए फर्स्ट ऑर्डर है। और नहीं बोलता तो हम अल्फा और बीटा लेते। हम अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं बता सकते। फिर उसने कहा कि बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दो, तो हमने इसको 3 टाइम्स कर दिया। अब 3 का स्क्वायर बाहर जाएगा तो 9 बनेगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग कितने का फर्क आया, तो 9 टाइम्स। तो रेट बिकम्स 9 टाइम्स। अगर हमने इस इक्वेशन में बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाया तो रेट 9 टाइम्स बढ़ गया। और अगर इसी इक्वेशन में दोनों का कंसंट्रेशन आपने 2 टाइम्स बढ़ाया तो 2 को बाहर करो, 2 2 जा 4 को बाहर करो, इट बिकम्स 8 टाइम्स। किसी भी बात को ध्यान से सुने, और कोई भी स्टूडेंट हो दूसरे की परवाह कभी मत करो। जिसे ना समझ में आए साफ कह दो सर मुझे नहीं समझ आया। जिसे भी नहीं समझ में आया हो वो डायरेक्ट कह दो सर मुझे नहीं समझ आया। हमारी भी बात का परवाह मत करना, किसी भी टीचर की बात का नहीं। जब भी ना समझ में आए साफ कहना सर मुझे नहीं समझ आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। आगे चले। जिसे नहीं समझ आया वो बोलना, ठीक है। अब किसी ने एक सवाल पूछा है, उसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। वो बच्चा काफी दिन से पूछ रहा है, नाम है धनंजय, ठीक ना। तो जरा उन्हें इतना अभी तक इसलिए रोक रखे थे क्योंकि जब तक इतना नहीं पढ़ाते वो सवाल उसे समझ नहीं आता, इसलिए रोक रखे। उसने पूछा 4.2, ध्यान देना सब लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। 2a प्लस बी, कुछ पूछना मत, केवल देखना, बाद में पूछना। a टू b, ये इक्वेशन, इसका रेट दे रखा के a और b का स्क्वायर। ये कभी मत सोचना कि यही वहां होता है। a का है 2, b का 1 है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ये।
हमने पहले भी कहा है कि ये इनके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गिवन है। कुछ बच्चे कंफ्यूज, अरे यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ 2, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, स्टेचियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गिवन। अब ध्यान देना, के का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 का पावर -6, और ए का वैल्यू भी गिवन है, कंसंट्रेशन 0.1, और बी का कंसंट्रेशन गिवन है 0.2। तो कितना आसान। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू ए 0.1 इंटू बी 0.2 का होल स्क्वायर, जो आप निकाल लो आंसर। किसे नहीं समझ आया? पहला क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, के का वैल्यू पुट किए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? जिसे हो तुरंत कहना। ये इक्वेशन गिवन है, रेट गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला, हमने सारा वैल्यू पुट कर गया, निकल गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ आया। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ दिमाग लगेगा, माइंड मत करना, जो आप लोगों के पास थोड़ी सी कमी है, ठीक है। यहाँ दिमाग लगेगा, इसलिए चैटिंग बंद करके इस पे नजर डालो कि कैलकुलेट रेट व्हेन ए रिड्यूस टू 0.06। 2 का मतलब ये फाइनल, बाई का मतलब हट जाना। ये बात हमने आपको सॉल्यूशन में बता रखा है। जब ए का कंसंट्रेशन घटकर इतना हो जाए, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ए का कंसंट्रेशन जब घटकर इतना हो जाए, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ध्यान देना, तो ध्यान से आंसर, रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हुआ। यहां था, यहां हो गया, कितने की कमी आई। सही है। उसने ए के बारे में तो बता दिया, बी के बारे में तो बताया नहीं। मेरा तो रेट ए और बी दोनों से निकलेगा। क्वेश्चन में ए के बारे में बता दिया, बी के बारे में तो बताया नहीं। हमें बी निकालना पड़ेगा, इस वजह से हमने डिफरेंस निकाला। ए में कितने की कमी आई। अब इक्वेशन पर आओ, जितने ए में कमी आएगी उसका आधा बी में कमी आएगी। जितने ए में कमी आएगी उसका आधा बी में कमी आएगी। अगर ए में कमी इतने की है तो बी में कमी। ध्यान दीजिएगा, जितने ए में कमी होगी उसका आधा बी में कमी। क्लियर है। तो फाइनल कंसंट्रेशन बी का सही है। हम रेट तो फाइनल कंसंट्रेशन पे निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन साफ शब्दों में कह देना, सर नहीं समझ आया। एक बार जरा ध्यान से देखो, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से बताएं। तुम जो पूछोगे सब बताएंगे। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया।
नहीं, बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया, उनके लिए मुझे फिर से बताने दो। ध्यान देना, ये रिएक्शन है, अब हो गया, मुझे एक बार फिर से हमारी बात को सुन लो, रुक जाओ। जिन्हें नहीं समझ आया वो जरा ध्यान से देखना। ये रिएक्शन दे रखा है, इसका रेट भी दे रखा है, इसका कांस्टेंट भी दे रखा है, ए और बी का कंसंट्रेशन भी दे रखा है। हम सीधे दूसरे पर आते हैं। कैलकुलेट रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस टू इतना। जब ए का कंसंट्रेशन इतना हो गया तो इस कंसंट्रेशन पे नया रेट क्या होगा? अरे आपने तो ए का बता दिया इतना हो गया, बी का तो बताया ही नहीं। हम बी का निकालेंगे कैसे? ए का कंसंट्रेशन इतना से इतना हो गया, कितने की कमी आई? कितने की कमी आई? जितने ए में कमी आएगी, जितने ए में कमी आएगी उसका आधा बी में कमी आएगा, क्योंकि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, इसका आधा है। जितने ए में कमी आएगी उसी का आधा बी में कमी आएगी। हमेशा हाफ नहीं, इस इक्वेशन, हाँ इस इक्वेशन में जितना ए का कमी होगा उसका आधा, क्योंकि ये 2 है तो ये 1 है, तो बी में कमी इतने आ गई, इसका आधा। बी में कमी इतने की है, रिडक्शन, तो फाइनल कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन इतना है, इतने की कमी आ गई तो बचा कितना? तो जो बचता है उसी पर तो रेट निकलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू ए और बी का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, उम्मीद करते हैं शायद आपको समझ आए, क्योंकि अब हमें सिर्फ, हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि अब हमें सिर्फ के बारे में पढ़ना है पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं। और के हमारा है रेट कांस्टेंट, के हमारा है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, किसी भी नाम से पुकार सकते। के हमारा है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट इज, यानी रेट इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा और सी का पावर गामा। हमें ये पढ़ना है और कुछ नहीं। अब पूरे चैप्टर में अभी बहुत कुछ है, इसी को रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो सिर्फ 2 लाइन लिखना चाहेंगे कि इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर which gives the relation। हम हमेशा डेफिनेशन इक्वेशन को देखकर ही लिखते हैं, आप भी ऐसे ही सीखा करें। इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर विच गिव्स द रिलेशन, किनके बीच? बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन बताता है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, सिंपल वे में। दूसरी बात, व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes unity, अगर मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, देन rate of reaction is considered as rate constant
and is known as specific rate of reaction. Specific rate of reaction. तो ये हमें रेट कांस्टेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? जिन्हें ना आए तुरंत कहना, हमने छोटी सी बात करी, ज्यादा नहीं। अब हमें रेट कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आगे चले। हमने सिर्फ दो बातें कही, ध्यान देना कि रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये इनके और इनके बीच रिलेशन बताता है। अगर रिएक्टेंट स्पीसीज का मोलर कंसंट्रेशन यूनिट हो जाए यानी 1, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उस वक्त हम इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई कर दिया। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो तुरंत बोलना। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ध्यान से देखना। 3-4 पॉइंट है, वैसे तो आपको लर्न करना है। तो आपने रिलेशन में देखा कि R इक्वल्स टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब अल्फा बिकम्स डबल इट बिकम्स डबल। क्या बोल दिए? व्हेन अल्फा बिकम्स डबल इट बिकम्स डबल। किस केस में कहाँ बता दिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे नहीं बोलते कि व्हेन अल्फा बिकम्स डबल इट बिकम्स डबल। बिल्कुल नहीं, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं। पहला पॉइंट, R इक्वल्स टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब मोर द रेट कांस्टेंट, मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, मोर द रेट कांस्टेंट, more will be rate of reaction. More will be rate of reaction. रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो नेचर पे डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन पे। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, याद रखना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी से ही हमेशा क्वेश्चन बनता है। और तीसरा, with increase in with increase in temperature, rate constant increases. Rate constant increases, condition apply for same reaction. For same reaction. ठीक। और फोर्थ पॉइंट खास है, इसी पर हमारा अगला टॉपिक बनता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक सेकेंड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट gives an idea about order of reaction. आपने फैक्टर अफेक्टिंग थर्ड पॉइंट का रीजन क्या है? थर्ड आपने तो पढ़ा ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स डबल। और रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कंसंट्रेशन तो हमारा कांस्टेंट है, हमने तो इसमें कंसंट्रेशन के बारे में कहा नहीं। अब जरा इस पर नजर डाल, जरा ध्यान से, सब लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड यही होना चाहिए कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया देता है।
कैसे कैसे आइडिया देता है? तो टॉपिक बना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो टॉपिक बना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान देना एक बार में, नहीं कि हम आगे चले जाएं फिर बोलना सर कुछ नहीं समझ आया पहले से। कंसीडर अ रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, ठीक है, के इक्वल्स टू आर अपॉन ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। कोई दिक्कत तुरंत कह देना। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कंसंट्रेशन पर सेकेंड, यूनिट रेट का कंसंट्रेशन पर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और ये क्या है? खुद कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का पावर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ हम रुक जाते हैं, क्यों? कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? हम रुक गए, किसी को कोई दिक्कत? रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये खुद कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का पावर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ध्यान देना, अल्फा बीटा को 1 मान लो, तो सॉरी n मान लो, n मान लो, तो कह सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन सेकेंड और इनटू कंसंट्रेशन का पावर n। n क्या है? तो अल्फा बीटा, याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा बीटा ऑर्डर ही है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको नीचे लाओ, तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट where n is the order of reaction। अब ध्यान देना, हमने माना, सर नहीं आया, कहाँ नहीं आया ये भी बता ही दो। ये समझ आया? ये समझ आया? नहीं आया? फर्स्ट स्टेप की बात से क्या? हाँ हो जी बालक, ये समझ आया? ध्यान देना इधर, ए और बी को आर के नीचे ले गए, तो के इक्वल्स टू, इसको आर के नीचे लाए, ये है, इसको आर के नीचे लाए। आर कंसंट्रेशन अपॉन सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये दोनों कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का पावर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा को हमने n मान लिया, क्या है? तो अल्फा बीटा ऑर्डर है, तो ये बन गया। इसको नीचे लाए, तो n माइनस 1। कंसंट्रेशन सेम क्या है? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन होता है, हम तो यूनिट में है, हम तो यूनिट में है ना। मान लो ए का कंसंट्रेशन 0.3 मोल्स पर लीटर है, तो बी का कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स पर लीटर, यूनिट तो सेम ही होगा। कंसंट्रेशन को नीचे कर लिए ताकि या तो ऊपर करो या नीचे, मर्जी तुम्हारी, तुम कहीं करो। दो पार्ट नीचे, इसलिए तीसरे को नीचे ले आए, या तो तुम सारे को ऊपर कर लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहीं भी रखो। क्लियर है? अब when n इक्वल्स टू, ध्यान देना, when n इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 0 का मतलब जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, n इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया? 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर माइनस 1 इंटू सेकेंड, ये ऊपर गया यानी कि मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर का यूनिट ये बना। when n इक्वल्स टू, ध्यान देते जाना, n इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, सिर्फ आ जाएगा सेकेंड इनवर्स।
व्हेन n इक्वल्स टू 2 तो k इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 1 1 ऊपर गया तो माइनस 1, यानी कि मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। और अब थोड़ा अलग, व्हेन n इक्वल्स टू 2/3 2/3, अब देखना तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर 2/3 माइनस 1 इंटू सेकेंड। 2/3 क्या हो गया यहाँ, -1/3, -1/3 ऊपर गया तो कंसंट्रेशन 1/3 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसे मोल्स में लिखेंगे तो मोल्स 1/3 इंटू लीटर -1/3 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आप किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब हमारी बात सुनो, एक ट्रिक है, कॉम्पिटिटिव ट्रिक, ध्यान से सुनना, पहले सारी बातें छोड़कर। किसी भी क्वेश्चन में के का यूनिट दे रखा हो, के इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻3, इतने मोल्स पर लीटर पर सेकंड कुछ भी, और तुमसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम 1 सेकंड में जवाब दे सकते। के का यूनिट को देखकर आप ऑर्डर बता सकते हो। कैसे? ऐसे, ऐड ऑन लीटर टू गेट ऑर्डर। चलो देखते हैं, यहाँ कितने लीटर है, -1, -1 में प्लस जोड़ोगे तो 0 ऑर्डर। कितने लीटर है, 0, +1 करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर। कितने लीटर है, 1, +1 करोगे तो सेकंड ऑर्डर। कितने लीटर है, -1/3, +1 करो, ऑर्डर पता चल जाएगा। किसी भी रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखो, उसमें लीटर में 1 प्लस करो तो तुम्हें ऑर्डर मिल जाएगा, तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत? तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दिस इज द यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ, सॉरी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट टू प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टू प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मिनट लगेंगे, कुछ बच्चे परेशान है, जरा उनको हम फिर से समझा दें। 1 मिनट मुझे लगेंगे, क्योंकि मुझे सबको देखना होगा। ध्यान दो, इनको सॉल्व करके के का यूनिट ये आए। तुम्हें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, मतलब तुम्हें इनसे, के का यूनिट ये है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर एन 0 है तो 0 -1 -1, इसको ऊपर ले गए तो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर, और सेकंड ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। व्हेन n इक्वल्स टू 1, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो 1 -1 0, ये गायब हो गया, केवल सेकंड ऊपर चला गया, सेकंड इनवर्स। ये के का यूनिट है जब फर्स्ट ऑर्डर। व्हेन n इक्वल्स टू 2, 2 -1 1, ऊपर चला जाएगा तो -1, -1 का मतलब मोल्स इनवर्स लीटर पर सेकंड। उसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में के का वैल्यू दे रखा है कुछ भी, 3 × 10⁻⁻6 मोल्स लीटर सेकंड, कुछ भी,
और तुमसे बोला गया कि के का वैल्यू ये है, तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए याद रखना पड़ेगा कि इनका ये होता है, इनका ये होता है, इनका ये होता है। हम क्यों याद करें? हम यूनिट को देखेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे। किस में? लीटर में। लीटर में, लीटर में 1 प्लस करो, -1 और +1, 0 ऑर्डर। लीटर 0 है, 1 प्लस करो, फर्स्ट ऑर्डर। लीटर 1 है, 1 प्लस करो, सेकंड ऑर्डर। लीटर -1/3 है, इसमें 1 प्लस करो, 2/3 ऑर्डर। तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो, बार बार कह रहे हैं। कहीं किसी को कोई परेशानी करना कहना जरूरी है। अब इसी को हम प्रेशर के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी को हम प्रेशर के भी टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सेम पॉइंट K इक्वल्स टू 1/, मर्जी तुम्हारी, एटीएम या बार, कुछ भी ले लो, बार टू द पावर n-1 into second, बार टू द पावर n-1 into second. That is the unit of rate constant. कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम हो बता दो, बता दो, क्योंकि संडे को तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही करना है। जहां तक आज हम पढ़ा सकें न्यूमेरिकल ही करना। आगे चले, अगला टॉपिक, नया टॉपिक, अगला टॉपिक, नया टॉपिक। कंसंट्रेशन बार कैसे नहीं, हमने प्रेशर के टर्म्स में लिखा ना, हमने प्रेशर के टर्म्स में लिखा। बिल्कुल, वो केसी ये केपी। अरे केसी केपी नहीं बोलेंगे, ये रेट कांस्टेंट है, यहाँ केपी मत बोला करो, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसमें भी वैसे ही निकालेंगे, इसमें भी आप n इक्वल्स टू 0, तो 0 - 1 बार टू द पावर सेकंड इनवर्स। ठीक, अब नया टॉपिक फिर से हम आएंगे, चिंता मत करो, एक टॉपिक थोड़ा और बढ़े। स्यूडो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले, या इसी को स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। किसी भी नाम से इसे पुकारा जाता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलो या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलो, किसी भी नाम से पुकारा जाता है। ठीक, ध्यान देना, कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर। कोई भी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता, उसी को हम स्यूडो बोलते हैं। स्यूडो का मतलब झूठा, झूठा। ये तभी लागू होता है, ये एक ट्रिक लिख देते हैं, ये ट्रिक लिख देते हैं। व्हेन concentration of one substance is very high and concentration of other substance is very low. ये तभी काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। When concentration of one substance is very high and concentration of another substance is very low,
तभी ये काम करता है, ये केस बनता है। ये केस है क्या? ये केस है कि जब भी कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ना हो लेकिन किसी कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे, वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। और ये कब होगा? तो ये तो सिंपल वे में रिएक्शन which is not first order but under certain condition it behave as फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन किसी सर्टेन कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कभी कभी नाम बदल दिया जाता है, बच्चा सोचता है ये क्या बात है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की जगह स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की जगह स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। सब लोग जरा कुछ ध्यान से सुनो। मैक्सिमम लोगों का फीस आ गया, मिनिमम लोगों का फीस नहीं है। शायद कुछ लोग जानबूझकर टीचर को इरिटेट करना चाहते हो। मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता, बोलना ना पड़े, कह रखे हैं 10 तारीख तक सब लोगों का फीस आ जाना चाहिए, लेकिन आज 10 तारीख है, मैक्सिमम लोगों का आ गया, मिनिमम लोगों का नहीं है। सिर्फ कहना चाहते हैं आप लोगों को 3 से 4 क्लास 1 घंटे से सवा घंटे 2 बार 3 बार रिपीट मैक्सिमम अपना एफर्ट देते हैं, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिए कि सर ने कह रखा है कि 10 तारीख, तो 10 तारीख तक सारे लोग फीस पे कर दिया, और जो लोग कैश देना है वो तो दे सकते थे पहले भी, फिर भी हम संडे को उनसे मिल लेंगे। तो ये बात भी थोड़ा आप लोग के ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, बस यही कहना था। अब आगे चलते हैं। ध्यान देंगे कि द रिएक्शन विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर but under certain condition it behaves as first order is called pseudo first। तो बहुत है एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, कुछ भी ले सकते, मोस्टली हाइड्रोलाइसिस। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ऑर्गेनिक कुछ तो पता ही होगा 11th का, इथाइल एसीटेट, ये रहा CH3 COO C2H5 और प्लस H2O एसिडिक मीडियम में। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, इसे H2 इसे OH2, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, इसे H2 इसे OH2, तो मुझे क्या मिला? CH3 COOH और प्लस C2H5OH। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तभी कहलाएगा जब हमने यहाँ हिंट दिया कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन किसी का 0.1 मोल है तो इसी का 10 मोल ले लिया, किसी का 0.1 और किसी का 10, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। ये तभी पॉसिबल कुछ समय के बाद, यानी एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। हम अभी तो ये 0 है, प्रोडक्ट बना नहीं, अगर इनमें से 0.1 निकल गया और 0.1 सॉरी इनमें से 0.1 निकल गया, तो इसके पास बचा कितना? 0.1 निकल गया तो बचा कितना? इसके चेंज तो मुझे दिख रहे हैं, इसका चेंज मुझे नहीं दिखे।
तो प्रॉपर वे में तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा K इंटू CH3 C00C2H5 और ये H2O ये होना चाहिए। क्यों? दोनों का कंसंट्रेशन चेंज किया, दोनों का कंसंट्रेशन चेंज किया, लेकिन इसका चेंज नेग्लिजिबल है, इसका चेंज हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए इट बिहेव्स एज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, तो रेट इक्वल्स टू K डैश CH3 COO और C2H5। तो इसका पावर 1 यानी ऑर्डर इक्वल्स टू 1, जबकि ऑर्डर इसका 2 होना चाहिए, लेकिन बिहेव कर रहा है 1 ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर। दैट इज, हमने रीजन भी तो लिख ही दिया कि अच्छा भी लिख देते हैं चलो, और वेयर K डैश इक्वल्स टू K इंटू H2O, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये अनदर कांस्टेंट। तो रीजन में यहाँ पर ध्यान देना कि 1 has less concentration and its change in concentration can be predicted, but another has more concentration and its change in concentration not predicted, not considered। यानी यूं समझ लो कि किसी के पास एक गिलास पानी है और दूसरे के पास एक ड्रम पानी है। सब जरूरी है रिएक्टेंट की पावर। एक सेकंड, अभी हमने पढ़ा नहीं फौजी आपका क्वेश्चन, हमारी बात पहले सुनिए। किसी के पास एक गिलास पानी है और किसी के पास एक ड्रम पानी, ठीक? दोनों ने एक एक गिलास पानी किसी को पिला दिया, तो जिसके पास एक गिलास पानी था उसका तो चेंज दिख गया, वो बेचारा खाली हाथ हो गया। लेकिन जिसके पास एक ड्रम पानी था उससे एक गिलास पानी निकल गया, तो उसमें क्या चेंज दिखेगा? तो इसका चेंज हमें दिखा नहीं, जबकि चेंज हुआ है। हमने कहा बिहेव एज, नॉट इक्वल्स टू, अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिहेव एज, इसलिए वो स्यूडो झूठा है। ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखेगा, है नहीं फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए तो नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका चेंज हमें नहीं दिखेगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो, सर जरूरी है रिएक्टेंट की पावर 1 हो, और नहीं रिएक्टेंट की पावर 1 नहीं हो, वो तो हमने मान लिया कि ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है और इनके पावर वही आ गई। हमने क्या कहा, ऑर्डर में और मे नॉट बी स्टेचियोमेट्रिक कांस्टेंट, तो इस वक्त इनका स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही यहाँ ऑर्डर का काम कर। और हमें कैसे पता चलेगा? तो एक्सपेरिमेंटली, आप किसी भी रिएक्शन को देखकर खुद नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला ये एलिमेंट्री और इनके जो कोफिशिएंट है वही पावर में आते हैं। तो जिन्हें ये नहीं समझ आया साफ साफ कह देना, बार बार कह। जिन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो साफ साफ कह देना कि सर मुझे नहीं समझ आया, तभी हम आगे चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है? वंस अगेन
एक बार और बता दो, एक बार और। सब लोग एक बार रिपीट करने बोल रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? ध्यान देना हमारी बात को पूरी तरह से, यहाँ जो भी बोलेंगे इस पर ध्यान देना, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनना सारे लोग। टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब झूठा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, किसी कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है। एक ऐसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन किसी कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है। जैसे कुछ बच्चे अच्छे नहीं हैं लेकिन दिखावा करते हैं कि मैं बहुत शरीफ हूँ, इसका मतलब वो सीडो है, झूठा। ठीक, वही चीज। तो ये कब ऐसा होता है? जब किसी रिएक्टेंट में किसी एक का कंसंट्रेशन वेरी हाई हो और दूसरे का कंसंट्रेशन बहुत कम, तभी ये केस मिलता है। यानी रिएक्शन विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन it behaves as first order is called pseudo first order। जैसे एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि जो यहाँ कोफिशिएंट है वही ऑर्डर है। तो बिना अगर कंसंट्रेशन का हम केवल रिएक्शन लिखे तो रेट हमारा ये बनेगा, इस रिएक्शन का रेट ये है और इसका ऑर्डर 1 + 1 ऑर्डर इक्वल्स टू 2 है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इसी सेकेंड ऑर्डर में अगर हमने ये कंसंट्रेशन ले लिया तो ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर होगा नहीं, उसकी तरह बिहेव करेगा। क्यों? जब एक का कंसंट्रेशन 0.1 दूसरे का 10 है, अभी रिएक्शन हुआ नहीं, कुछ समय के बाद रिएक्शन हुआ और 0.1 मोल प्रोडक्ट में बना, तो इसके पास बचा कि इसके पास बचा, इसका चेंज मुझे दिखेगा, इसका चेंज मुझे नहीं दिखेगा। इसका चेंज इसलिए दिखेगा क्योंकि ये खाली हो गया, और इसका चेंज इसलिए नहीं दिखेगा कि नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहा। तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक अनदर कांस्टेंट, यानी इसका एक्चुअल रेट ये होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन पर एक्चुअल रेट ये है, इस कंडीशन पे रेट ये बन जाता है। तो इस कंडीशन पर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। कोई दिक्कत? H2O कांस्टेंट हो गया, मतलब इसका कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ, तो ये सेकेंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर बन गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट हो गया तो कंसंट्रेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट, यानी सिर्फ इसका कंसंट्रेशन, तो जो पावर 1 + 1 2 होना था अब 1 हो गया, ऑर्डर 1 बन गया। ऐसे ये सेकेंड ऑर्डर था, अब ये फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखने लगे तो उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। कोई दिक्कत? जिन्हें है कह दो, क्योंकि अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। मैथ में इंटीग्रेशन पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े। इंटीग्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, हमने पहले ही कहा कि अब हम सिर्फ रेट कांस्टेंट ही पढ़े। कंसिडर क्यों नहीं किया? जिसका कंसंट्रेशन में चेंज होता है हम उसे कंसिडर करते हैं। इसके कंसंट्रेशन में चेंज आया ही नहीं, इसलिए हमने नहीं कंसिडर किया। इसके कंसंट्रेशन में चेंज मुझे दिखा। मान लो हमने क्या एग्जांपल दिया, दो बंदा है, एक के पास एक गिलास पानी है, एक के पास एक ड्रम पानी, दोनों ने एक एक गिलास किसी को दे दिया।
बिना तुम्हें बताए। अब तुम दोनों को देखकर बताओ कि किसने गिलास पानी दिया, तो इसका तो दिख जाएगा क्योंकि इसका गिलास खाली मिलेगा। अब इसके एक ड्रम में से एक गिलास पानी निकला है, तुम्हें पता चलेगा? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो नहीं लेते। तो ये इसका चेंज मुझे दिखेगा, इसका चेंज मुझे नहीं दिखेगा। चेंज की बात हो रही है, नेग्लिजिबल चेंज को नहीं लेते, उसे कांस्टेंट मान लेते। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, जो अगले क्लास में होगा क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं। आप लोग घर पे पढ़ो, सब कुछ सेंड करते हैं, और जरा हमारी बात पर भी ध्यान। ठीक, आज के लिए इतना काफी है।